ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 23 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए? तो ये ITI सेकेंड ईयर के लिए है। ITI सेकेंड ईयर में जितनी भी हमारी 2 वर्ष वाली इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उनमें जो ये आपका सब्जेक्ट है वह कॉमन होता है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वायरमैन, RAC, आपके MMB वगैरह, मोटर व्हीकल, जो भी इस टाइप की टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी ट्रेड है सब में जो ये सब्जेक्ट होगा यह कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इनकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो PDF आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरा PDF इकट्ठा डाउन, पार्ट वाइज भी वहाँ पे अपलोड है, प्लस हमने इकट्ठे 250 क्वेश्चन के पूरे PDF को इकट्ठे भी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। तो आप जाकर के इस वेबसाइट पर बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संदर्भ तालिका के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है? ठीक है, संदर्भ तालिका इंग्लिश में जिसे कहते हैं रेफरेंस टेबल। ठीक है, रेफरेंस टेबल को हम एक और नाम से जानते हैं, रेफरेंस टेबल को ही हम एक और नाम से जानते हैं इंफॉर्मेशन टेबल। क्या कहते हैं इसको? इंफॉर्मेशन टेबल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, आप कह रहा संदर्भ तालिका के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है? जो हमारी संदर्भ तालिका होती है ना, दरअसल रेफरेंस टेबल को ही इंफॉर्मेशन टेबल भी कहते हैं। जब हमें इंपीरियल का और मेट्रिक जो सिस्टम होता है उनकी आपस में तुलना करना होता है ना, कंपेयर करना होता है, तब हमें कुछ चीज़ें याद रखने में मुश्किल होता है। तो जब हमें चीज़ें याद रखने में मुश्किल होता है तो हम क्या बनाते हैं? तालिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तालिका बनाते हैं। उसी तालिका को संदर्भ तालिका या फिर इंफॉर्मेशन टेबल भी, सूचना तालिका भी कहते हैं, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। हम उस तालिका को बनाएंगे जिससे कि हमें इंपीरियल से मेट्रिक में कंपेयर करने में आसानी हो। तो वही होता है हमारा क्या? इंफॉर्मेशन टेबल, या उसी को रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। दो नाम है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा कि जो रेफरेंस टेबल है उसको हम इंफॉर्मेशन टेबल के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया गया है? कि इनमें से कौन सा हैंडबुक है जिसको एक मशीन इंजीनियर ने उल्लेख किया है या उसका नाम लिया है? इनमें से वह कौन सी बुक है? ठीक है, ऑप्शन है आपके आगे, पेरी थियोरिकल और CRC है, मार्क स्टैंडर्ड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। तो इसमें तो यह तो आपको सबसे पहले आसानी समझ में आ रहा होगा भाई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो हो नहीं सकती है, तो इंग्लिश वाली डिक्शनरी आप लोग पढ़ते होंगे। वो इंजीनियर वाली तो कोई बात हुई नहीं कि जिससे मशीन इंजीनियर ने आपको बोला कि नहीं इसको यूज कीजिए। तो मशीन इंजीनियर द्वारा कौन सा हैंडबुक उल्लेख किया गया? तो वह होता है मार्क स्टैंडर्ड। इसको याद रखना, ऑप्शन 3 जो हमारा सही हो जाएगा, मार्क स्टैंडर्ड, जिसे मशीन इंजीनियर ने उल्लेख किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हैंडबुक क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि हैंडबुक क्या है? ठीक है, ऑप्शन है मॉडल बुक ऑफ वेरियस वर्क, कि मतलब विभिन्न कार्यों की मॉडल बुक है हैंडबुक, या फिर कह रहा है टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब रेफरेंस वर्क करने के लिए जो होता है हमारा, तो उसी के रेफरेंस वर्क को संदर्भ कार्य लिखा हुआ कि टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क मतलब जो रेफरेंस वर्क के प्रकार क्या है, या अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश एक तरह से ना, कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन, मतलब और अन्य कलेक्शन है इंस्ट्रक्शन का और कलेक्शन है वह हैंडबुक में होती है। अगला कह रहा है डिजाइन ऑफ बुक ऑफ लेटेस्ट वर्क, मतलब नवीनतम कार्यों की डिजाइन पुस्तक होती है हैंडबुक, या फिर डिक्शनरी ऑफ मटेरियल, सामग्री का शब्दकोश होता है। तो जो हमारी हैंडबुक होती है जनरली, अभी इसके पीछे हमने बात किया कि इंजीनियर ने उसका, मशीन इंजीनियर जो होते हैं वो उन्होंने उल्लेख किया था हैंडबुक का। क्यों? जिससे कि हम हैंडबुक में हमारे क्या रहेगा, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क होंगे कि किस टाइप के हमें रेफरेंस वर्क कौन कौन से करने हैं, या कह लीजिए अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस हैंडबुक में इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा। ठीक है, तो जो हैंडबुक होता है हमारा इसीलिए यूज किया जाता है जिससे हमें पता चल सके कि किस टाइप के हमें रेफरेंस वर्क करने हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह भी उस हैंडबुक में रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि हैंडबुक क्या है? तो हैंडबुक जो होता है हमारा टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क होता है, या अदर इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुमान के लिए दरों की किस मानक सूची पर विचार किया जाना चाहिए? अनुमान का मतलब होता है एस्टिमेट से, मतलब जैसे आप कोई काम करने जाते हो तो उससे पहले आप क्या एक एस्टिमेट लगाते हो ना कि मेरा इस काम में कितना खर्च हो सकता है। भाई एस्टिमेट लगाओगे, आपको अंदाजा लगेगा, तभी तो उस काम के लिए आप आगे बढ़ोगे। पता चला भाई आपके पास 100 रुपये है और आपने इरादा बना लिया कि नहीं मैं आगरा घूम के आऊँगा। ठीक है, जो आगरा के नज़दीक वाले हैं वहीं के हैं तो उनके लिए तो 100 रुपये में घूम लेंगे, बट जो
यहाँ बनारस के साइड का है आपके लिए, या फिर यूपी के अलावा अदर स्टेट के 100 रुपये आपकी जेब में हो और आप सोच लो कि नहीं मुझे आगरा घूमना है, आप घर से निकल पड़े, तो भैया आप कभी नहीं घूम पाओगे ना, आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। तो क्या हुआ कि जैसे आपको वहाँ आगरा घूमना तो आप पहले एस्टिमेट बनाओगे कि मैं वहाँ ट्रेन से जाऊँगा, एक दिन रुकूंगा, बस से जाऊँगा तो इतना किराया लगेगा, ट्रेन का इतना किराया लगेगा, रुकने का इतना किराया लगेगा, तो आप एक एस्टिमेट बनाओगे। एस्टिमेट बनाने के बाद आप देखोगे उतना जब बजट हो जाएगा तब आप घूमने के लिए निकलोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अनुमान के लिए दरों की किस मानक सूची पर विचार किया जाना है। अनुमान का मतलब एस्टिमेट, किसी चीज का अगर हम एस्टिमेट बना रहे हैं तो दरों की किस मानक सूची पर, दर का मतलब रेट की बात कर रहा है, रेट की किस मानक सूची पर हम विचार करेंगे, जो रेट है वो किस पर। तो ऑप्शन कह रहा है कि पिछले वर्षों की दरों की मानक सूची। तो अगर मान लीजिए आपका किसी चीज का एस्टिमेट बनाना है तो आप पिछले वर्ष देखें कि पिछली साल जो है वह वस्तु कितने की थी, तो उस हिसाब से एस्टिमेट बनाएं। जैसे आपको भाई घूमने वाला ले लीजिए, आपको आगरा घूमने जाना था तो आप क्या करो, पिछले साल ट्रेनों के क्या किराया था आप उसका जो है जोड़ो कि नहीं, पिछले साल ट्रेन का किराया इतना था, बस का इतना था जाने का, तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट बनाओ। तो क्या सही होगा? कभी सही नहीं होगा भाई। पिछले वर्ष से क्या मतलब है, हर साल चीजें चेंज होती रहती है ना, रेट बदलता रहता है। पिछले वर्ष के हिसाब से अंदाजा लगाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, आपका एस्टिमेट सही नहीं बनेगा। अगला कह रहा है पिछले 10 वर्षों की औसत की दरों की मानक सूची। यह भी बेवकूफी वाली बात हो गई कि आप पिछले 10 वर्षों का आप किराया निकालो कि पहले पहले क्या लगता था, फिर उनका एक औसत निकालो, फिर भी कोई मतलब नहीं है, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अगला कह रहा है पिछले 5 वर्षों के औसत दरों की मानक सूची। भाई आपको आज मतलब 2022 में कहीं जाना है तो आप पिछले 5 सालों का सूची निकालो, इसका कोई मतलब तो है नहीं भाई, वो जब भी होगा कम होगा ना, चीजें बदलती रहती हैं। हो सकता है आप रेट बढ़ गया हो या हो सकता है आप रेट कम हो गया हो, तो आप पिछले वर्षों की तुलना करोगे तो आज से कोई मतलब नहीं होगा ना, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट कह रहा है चालू वर्ष की दरों की मानक सूची। चालू वर्ष मतलब करंट ईयर, मतलब इस समय जो साल चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है तो हम इस समय का देखेंगे कि इस समय क्या किराया है ट्रेन का या क्या बस का, मतलब इस समय का हम उनका दर निर्धारित करेंगे और उसके हिसाब से एस्टिमेट बनाएंगे। तो सही बात है, अगर आप इस समय का चालू वर्ष की दरों की मानक सूची बनाओगे, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर की अगर आप सूची बनाओगे उसके हिसाब से आप अपना एस्टिमेट बनाते हो तो वही परफेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक अधिक अनुमान क्या है। अधिक अनुमान हिंदी में शायद उतना अटपटा सा लगे, बट अगर आप उस चीज को पढ़ोगे ओवर एस्टिमेट तो ज्यादा समझ में आएगा ना कि ओवर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो गया। आपके बजट से जब कोई चीज बाहर हो जाती है तो उसको ओवर एस्टिमेट बोलते हैं। कहने का मतलब है आप मान लीजिए किसी दुकान पर चले गए सामान लेने के लिए, आपने घर से अंदाजा लगाया, आपके मान लीजिए घर में टाइल्स ही लगवाना है, मार्बल लगवाना है, आपने क्या किया, आपने अपना बजट बनाया कि यार जो है इतना मेरा लगभग एरिया आ रहा है और यह जो काम है मेरा 1 लाख तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख तक मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये आपने क्या लगाया? अनुमान लगाया। आपने घर बैठे अपना एरिया वगैरह देखा, आपने रेट वगैरह ऑनलाइन देखा या दुकानों से पता किया और उसके बाद आपने अपने घर वगैरह का एरिया वगैरह देखा और आपने एक अनुमान लगाया। अनुमान का मतलब एस्टिमेट बनाया। अनुमान लगाने का मतलब क्या? एस्टिमेट बनाना। आपने एस्टिमेट बनाया। क्या एस्टिमेट बनाया? कि मेरा जो काम है वह 1 लाख तक हो जाएगा। आपने एस्टिमेट बनाया। आप जब दुकान पर गए, जब लेने गए तो वहां पर फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और आपको पता चला जो 1 लाख रुपए का आपने एस्टिमेट बनाया था, लेकिन दुकान पर जब बिल बना फाइनल तो वह कितना बन गया? वह 1.5 लाख का बन गया। कितने का बन गया? 1.5 लाख का बन गया। ठीक है, आपने अनुमान एस्टिमेट 1 लाख का ही लगाया था, लेकिन वो बन कितना का गया? 1.5 का बन गया। मतलब हमारा जो वास्तविक था उससे क्या हो, जो हम वास्तविक मतलब रियल जो हुआ 1.5 लाख बन गया ना, जबकि हमारा एस्टिमेट 1 का, तो अंडर एस्टिमेट हो गया या कम हो गया। अधिक क्या होगा? आपने 1 लाख का एस्टिमेट बनाया, लेकिन जब आपने दुकान पे बिल बनवाया, सॉरी ये मच्छर भी टच कर दे रहा था, चीजें चेंज हो जा रही है। एक मच्छर आ गया था। आगे चलते, ये था। ठीक है, आपने एस्टिमेट बनाया कितना? 1 लाख का, लेकिन जब आपका फाइनल बिल बना तो कितने का बन जाए? मान लीजिए 80,000 का बन जाए। कितने का हो जाए? 80,000 का। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एस्टिमेट बनाया था 1 लाख का, लेकिन जो फाइनल बिल हुआ वो 80,000 का हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेट बना था क्या ओवर एस्टिमेट हो गया ना। हमने 1 लाख बनाया था लेकिन 80,000 का ही। वास्तविक क्या हुआ? जो वास्तविक बाद में फाइनल बिल बना, जो वास्तविक हमारे पास है वो फाइनल कितना है? 80,000 है, जबकि हमने क्या सोचा था? 1 लाख। तो मतलब जो हमने एस्टिमेट अपना बनाया था वो 1 लाख बनाया, 80 से ज्यादा हो गया, तो आप कह सकते हैं कि हमने ओवर एस्टिमेट बना दिया था। जबकि इस केस में क्या हुआ था? हमने 1 लाख का एस्टिमेट बनाया था लेकिन फाइनल हमारे पास 1.5 लाख का बन गया। तो इस केस में हमने देखा कि भाई हमने 1 लाख ही सोचा लेकिन 1.5 लाख पहुंच गया। मतलब हमने जो एस्टिमेट बनाया वो अंदर ही रह गया, कम पड़ गया, मतलब अंडर एस्टिमेट।
कहने का मतलब जब वास्तविक से हमारा एस्टीमेट जो हमने एस्टीमेट बनाया वास्तविक वाले से कम पड़ जाए तो अंडर एस्टीमेट, और जो वास्तविक है अगर उसकी अपेक्षा हमारा एस्टीमेट ज्यादा हो जाए तो ज्यादा जब होता है तो बहुत अच्छा भी लगता है ना। आपने 1 लाख सोचा है कोई चीज और 80,000 में मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। तो मतलब जब आप ओवर एस्टीमेट बना के चलते हो और जब वहां सामान कम में मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज है, यहाँ पे 80,000 में फाइनल हो गया जबकि आपने 1 लाख का बनाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, यह ओवर एस्टीमेट होगा कि हमने जो एस्टीमेट बनाया था वह ओवर था। तो वही चीज यहाँ पूछा है, एक अधिक अनुमान क्या है, ओवर एस्टीमेट क्या है। तो ओवर एस्टीमेट क्या होगा, जब एक अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वही सही हो जाएगा ना, कि हमारा जो अनुमान था, जो एस्टीमेट था, वो वास्तविक वाले से क्या हो गया, अधिक हो गया। यही मैंने बताया था ना कि हमारा अनुमान जो था जब वास्तविक 80,000 था जबकि हमारा अनुमान 1 लाख था, तो वास्तविक वाले से अधिक हो गया। जब वास्तविक वाले से हमारा अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो जाता है तो वही होता है ओवर एस्टीमेट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एक कम अनुमान क्या है। कम अनुमान का मतलब अंडर एस्टीमेट। ओवर मतलब जो हमारा एस्टीमेट ज्यादा हो जाए, अंडर मतलब कम। जो मैंने अभी बताया था कि हमने एस्टीमेट बनाया था 1 लाख तक और जब फाइनल बिल तैयार हुआ जो वास्तविक हुआ तो 1.5 लाख हो गया। तो हमारा जो एस्टीमेट था, जो हमने एस्टीमेट बनाया था वो हमारा कम पड़ गया। इसका मतलब हमारा एस्टीमेट अंडर एस्टीमेट कहलाएगा। कब, जब वास्तविक वाले से 1.5 लाख वास्तविक था, जब वास्तविक वाले से हमारा एस्टीमेट कम पड़ जाए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे होगा जब एक अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो गया है। मतलब हमारा जो अनुमान था वो वास्तविक वाले से क्या कम हो गया, कम पड़ गया। जब कम पड़ जाएगा तो अंदर रह जाएगा, मतलब अंडर एस्टीमेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अंडर एस्टीमेट। दोनों चीजें आप लोग क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया पर विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया पर विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने के लिए, जो अभी मैंने बताया ना कि किसी भी कोई भी कार्य आप करने जा रहे हो, कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसका क्या आप एस्टीमेट निकालते हो ना। तो ये कह रहा विभिन्न मात्रा, कोई काम करने आप जाओ तो आप देखोगे कि उसमें कितनी मात्रा लगेगा और कितना खर्च होगा। मैंने बताया ना, अगर आप घर में टाइल्स मार्बल लगवाने जाए तो आप पहले क्या देखें, कितनी मात्रा लगेगी, मतलब कितना स्क्वायर फीट वो हमारा लगेगा, तो वह मात्रा हो गई। और कितना स्क्वायर फीट लगा तो उसमें कितना खर्च होगा, वह व्यय हो गया। तो जो मात्रा और व्यय का जो हम करते हैं, जो मतलब हम गणना करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, एस्टिमेशन के अंतर्गत आता है, अनुमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किन मुख्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किन मुख्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। विस्तृत अनुमान का मतलब है जब आप यहाँ पे इंग्लिश वाला देखेंगे तो ज्यादा क्लियर से होगा, डिटेल्ड एस्टीमेट। आप कोई एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, विस्तृत रूप से, तो आप किन चीजों पर ध्यान दोगे। एस्टीमेट बनाते समय, डिटेल्ड एस्टीमेट, अच्छी तरह से एस्टीमेट आप जब तैयार कर रहे हो तो किन पर ध्यान दोगे, कि सामग्री का आकार क्या है। भाई इसका तो कोई मतलब नहीं है, आप एस्टीमेट बना रहे हो, अब सामग्री गोल हो चौकोर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें ये फर्क पड़ेगा कि भाई सामग्री की क्वांटिटी कितनी है, सामग्री पे व्यय कितना हो रहा है, इन सब चीजों से मतलब है ना। अब सामग्री गोल है या सामग्री चौकोर है, उसका एस्टिमेशन से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही नहीं होगा। अगला कह रहा है सामग्री का ब्रांड, भाई ब्रांड से भी कोई मतलब नहीं है, आपने किस ब्रांड का लिया। मेन फर्क पड़ेगा कि आपने कितना खर्च किया या कितना मात्रा लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है ऑप्शन सी, सामग्री की मात्रा, सही बात है। एस्टीमेट बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि कितनी हमें मात्रा हम लोग ले रहे हैं, प्लस उपलब्धता, और अवेलेबल है या नहीं, कितना अवेलेबल है। ठीक है, और तीसरी चीज परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी अच्छा खासा हमारा पैसा खर्च होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जैसे आप दुकान पर जाओगे, भाई ढेर सारा सामान खरीद लोगे, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस वहां से अपने घर पे भी तो ले आना है। तो घर पे ले आने के लिए आपको वहां से जो गाड़ी वगैरह जो आप करोगे उसको लाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन में परिवहन में आ जाएगा ना, कि उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो खर्च हुआ वो परिवहन में आ जाएगा। मतलब जब हम एस्टीमेट बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे सामग्री की मात्रा कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, और परिवहन का खर्च। इन सब चीजों को जब ध्यान रख करके हम बनाएंगे एस्टीमेट तो वही डिटेल एस्टीमेट। इसीलिए डिटेल कह रहा ना कि हर एक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, परिवहन का भी खर्च जोड़ रहे हैं कि उस पर कितना खर्च होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा डिटेल के लिए, कि हमें सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची प्रदर्शित करता है ना, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची प्रदर्शित करता है। विच अथॉरिटी पब्लिश, मतलब कौन सी अथॉरिटी है जो पब्लिश करती है क्या, शेड्यूल्ड ऑफ रेट्स। ठीक है, रेट मतलब रेट निर्धारित करना या उसकी दर को प्रकाशित करना। भाई एक इंडिविजुअल व्यक्ति तो रेट निर्धारित करेगा नहीं, कारपोरेट
हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, और लास्ट है गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। भाई तो यही फिक्स करेगा ना, जो सरकारी विभाग है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यही हमारे शेड्यूल ऑफ रेट या रेट के दरों को, जो प्राधिकरण दर है उसको फिक्स करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। नेक्स्ट चलते हैं, आगे कह रहा है एक बुकलेट का नाम क्या है, विभिन्न शर्तों की दरें इंगित की गई है ना। इंग्लिश देखना थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट, व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट, द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। वेरियस का मतलब अलग अलग, विभिन्न प्रकार के रेट को दर्शाया गया है, इंडिकेट किया गया है। अगर किसी बुक में तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइस बैंक, बैंक तो कोई मतलब नहीं, प्राइस बंच, मूल्य गुच्छा, प्राइस टैग। प्राइस टैग तो हमारे एक एक इंडिविजुअल वस्तु को दिखाने के लिए यूज किया जाता है ना। आप देखते होंगे, आप कोई शर्ट लेने जाते हैं, पैंट लेने जा रहे हैं, या कोई कपड़ा ले रहे हैं, या भी कोई सामान ले रहे हैं, तो जनरली मॉल वगैरह में देखेंगे तो उन पे प्राइस टैग लगा होता है। हम किसी दुकानदार से पूछने वहां पे नहीं जाते भैया कितने का, हम प्राइस टैग उलटते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे बजट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। बजट के अंदर आया तो ले लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे कि यार ये वाला तो महंगा वाला है। ठीक है, तो वही होता है प्राइस टैग, जो इंडिविजुअल वस्तु के प्राइस को दिखाता है। अलग अलग विभिन्न दर नहीं दर्शाई गई होती, ढेर सारे अलग अलग दर नहीं दर्शाई गई होती, वो इंडिविजुअल के लिए होता है। यहाँ पे है प्राइस कैटेलॉग, मूल्य सूची। ठीक है, मूल्य सूची होती है जिसमें विभिन्न शर्तों की दरें, मतलब लिखा है ना वेरियस टाइप, रेट ऑफ वेरियस, मतलब विभिन्न प्रकार के रेट मूल्य सूची में हम देखते हैं, वहां पे इकट्ठे दर्शाई गई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन तो थोड़े ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप के थे, तो मुझे लग रहा है कम टाइम में हो भी गया होगा। और वही मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है। आप लोग अगर मुझे वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ, आप लोग वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। global_ITI_अभी। ठीक है, इस आईडी को आप लोग अपने टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। और अगर आप लोगों का मन हो तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए। अपना बुक में बार बार जो कि बोलता रहता हूँ कि जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं साथ में अपने नोटबुक जरूर रखिए। जो भी नई चीज़ें आ रही हैं या जो फार्मूले आते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करते चलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।